नवाज शरीफ 1990 में पहली बार वजीर आजम बने तो वो समझते थे कि वो अपनी मकबूलियत के बायस वजीर आजम बने हैं। इसके बरक्स एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि नवाज शरीफ को उन्होंने वजीर आजम बनवाया है, लिहाजा वो उनकी मर्जी से चलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि IGI के मजहबी कायदीन के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही थे। अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद और मौलाना समीउल हक समझते थे कि नवाज शरीफ उनकी मदद से मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं और ये मदद मुफ्त में नहीं थी। इसके बदले में वो नवाज शरीफ से इस्लामी निजाम का निफाज चाहते थे और वजीर आजम के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज भी था। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि मजहबी जमातों के दबाव को कम किया जा सके। शरीयत बिल पहले से तैयार मौजूद था, लेकिन नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम के जरिए एक नया शरीयत बिल तैयार करवाना शुरू कर दिया। 5 माह तैयारी के बाद मई 1991 में शरीयत बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। बिल का पार्लियामेंट में पेश होना था कि एक हंगामा मच गया। मौलाना समीउल हक और काजी हुसैन अहमद समेत कई उलमाए दीन को शरीयत बिल शरीयत के मुताबिक नहीं लगा। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ का शरीयत बिल ऐसा ही है जैसे शराब की बोतल में आबे ज़मज़म पेश किया जाए। मौलाना समीउल हक और फजलुर रहमान तो खैर आलिम दीन थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो और पीर पगाड़ा जैसी शख्सियात ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। मजहबी जमातों ने नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद शुरू कर दी और अलहदगी के इशारे देना शुरू कर दिए। मौलाना समीउल हक तो इतने नाराज हुए कि नवंबर 1991 में उन्होंने हुकूमत से अलहदगी और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। ये नवाज शरीफ के लिए मुश्किल वक्त था। उनकी कुर्सी के नीचे से इत्तेहादियों के पाए खिसक रहे थे, लेकिन इस मुश्किल से उन्हें आर्जी तौर पर 2 चीजों ने निकाला। एक थी शराब की बोतल और दूसरा था एक गैर कानूनी पिस्टल। इस्लामाबाद से शराब और असलहे समेत मैडम ताहिरा नामी एक 33 साला खातून गिरफ्तार हुई और इस खातून की एक ऑडियो टेप भी रिलीज हो गई, जिसकी रुदाद अखबारात में एक्सक्लूसिव स्टोरी के तौर पर छपी। इस खबर ने सूरत हाल का रुख काफी हद तक मोड़ दिया। मैडम ताहिरा इस्लामाबाद में अशराफिया के लिए तफरीह तबा का सामान मुहैया करती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि मौलाना समीउल हक उनके मुस्तकिल गाहक हैं और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, जो मौलाना समीउल हक के लिए नाकाबिले बयान शर्मिंदगी का बायस बना। कुछ दिन में सेनेट का इजलास था और मौलाना समीउल हक इजलास में आए। वो गमजदा थे और अपनी सफाई पेश कर रहे थे। उन्होंने मैडम ताहिरा के इल्जामात से साफ इनकार किया और उसे झूठ का पलंदा करार दिया। इसके बाद उन्होंने सेनेट से इस्तीफा भी दिया और नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक भी नहीं चलाई। ये स्टोरी हिंदुस्तानी अखबारात समेत पूरी दुनिया में छपी। ताहम मैडम ताहिरा ने कुछ अरसे बाद तमाम इल्जामात से इनकार किया और कहा कि समीउल हक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। समीउल हक का दबाव तो खत्म हो गया, लेकिन इससे बड़ा एक दूसरा दबाव वजीर आजम के सर पर आन गिरा। ये दबाव भी दाएं बाजू की तरफ से आया था। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जिन मंसूबों का आगाज किया था, उनमें कराची के पास हब पावर स्टेशन बहुत अहम और बड़ा मंसूबा था। कौमी खजाने में इतनी रकम नहीं थी कि इतना बड़ा पावर प्लांट लगाया जा सके। चुनांचे ये प्रोजेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी से मुकम्मल किया जा रहा था, जिसमें जाहिर है इंटरेस्ट यानी सूद भी शामिल था। नवाज शरीफ बहुत पुरजोश थे कि हब पावर प्लांट से बिजली भी आएगी और सरमायाकारी से मुल्क के मुआशी हालात भी कुछ सुधरेंगे। लेकिन ऐसे में विफाकी शरई अदालत से सूद के खिलाफ फैसला आ गया। फैसला ये था कि हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबे ऐसे तमाम मुआशी मंसूबे बंद कर देंगे जिनमें सूद का अमल दखल है। इस फैसले पर अमल का मतलब था कि सबसे पहले तो हब पावर प्लांट का मंसूबा बंद किया जाए, और अमल ना करने का मतलब यह था कि नवाज शरीफ अपने मजहबी इत्तेहादी खो बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए यह बहुत मुश्किल चॉइस थी, अब बिजली लाएं या हुकूमत बचाएं। ऐसे में एक छोटा सा बैंक काम आया। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में विफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ये अपील ज़राई तरक्याती बैंक के जरिए दायर की गई थी।
अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था कि वफाकी शरई अदालत के फैसले पर किस तरह अमल करना है या नहीं करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस अपील की समाअत तो क्या होना थी, तारीख पर तारीख पड़ती रही और ये मामला अदालती भूल भुलैयों में गुम हो गया। बैरूनी सरमायाकारी से हब पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट मुकम्मल होता चला गया और आज ये मंसूबा 1300 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करता है। निफाज इस्लाम और सूद के खात्मे की तरह एक और बड़ा दबाव अभी बाकी था। वो था मुआशी तबाही को रोकने का दबाव। सूरत हाल ये थी कि सरकारी बैंक्स और इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अरबों रुपए की करप्शन, जरूरत से जायद मुलाजमीन की भर्तियां, उनकी लंबी चौड़ी तनख्वाहें और सबसे बढ़कर मजदूर यूनियंस की आए रोज हड़तालें, ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से सरकारी इदारे ठप होकर रह गए थे। अलाइड बैंक 22 अरब के खसारे में था और एमसीबी का हाल ये हो गया था कि कई मुमालिक उसके ऑपरेशंस बंद कर रहे थे। ऐसे में मुश्किल फैसले की जरूरत थी। नवाज शरीफ दाएं बाजू के लीडर थे, लेकिन मुआशी तौर पर वो इकोनॉमी की लिबरेशन के हामी थे। मुआशी तबाही से मुकाबले के लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का आगाज कर दिया। मैंने ये महसूस किया और फिर मैंने ये कहा कि सब इदारे जो है इस तरह के हम वापस करें, हम निजी शोबे को मुंतकिल करें। इससे जो आमदनी होगी हम उससे इंशाल्लाह अपने जो कर्जे हैं वो वापस करेंगे। इस आमदनी से जिससे जो आप हमें इंशाल्लाह देंगे और जो दूसरे इदारों से हमें हासिल होगी, मुल्क के दिफा को मजबूत करने के ऊपर खर्च करेंगे और इसी तरह से अपने सोशल सेक्टर्स के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हम इन पैसे को खर्च करेंगे। अखबारात में सफेद हाथी के नाम से बड़े बड़े इश्तिहारात छपते, जिनमें लोगों को समझाया जाता कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करना क्यों जरूरी है। इब्तिदा में इसकी शदीद मुखालफत हुई, क्योंकि यह पॉलिसी जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के बिल्कुल उल्ट थी। इसलिए पीपल्स पार्टी ने इसकी शदीद मुखालफत की। अपोजिशन सड़कों पर आई, मजदूर यूनियंस हड़ताल पर गई, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं रुकी। ये वही पॉलिसी थी जो बाद में पीपल्स पार्टी और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जारी रही। प्राइवेटाइजेशन से सनतों में मुकाबले का रुझान बढ़ा और वही बैंक जो खसारे में थे मुनाफे में आने लगे। इन इस्लाहात से पाकिस्तान की मुआशत तेजी से ऊपर की तरफ गई, लेकिन इसमें एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि वजीर आजम पर प्राइवेटाइजेशन में मनपसंद लोगों को नवाजने का इल्जाम लग गया। मनपसंद लोगों में से कई पैसे वाले तो थे, लेकिन तजर्बाकार नहीं थे। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के आगाज में ही पाकिस्तान एक बार तो तरक्की की इतनी बुलंद सतह पर पहुंच गया जो भुट्टो और ज़िया दौर में भी नहीं हुई थी। लेकिन अगले ही साल शरह तरक्की 20 साल की कम तरीन सतह पर भी आ गई। माहिरीन कहते हैं कि इसकी वजह यह थी कि कुछ सौदे मेरिट पर नहीं, ताल्लुकात की बुनियाद पर किए गए थे, इसलिए वो मुनाफा बख्श नताइज के हामिल नहीं हो सके। बहरहाल इन द लॉन्ग रन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का पाकिस्तान को फायदा ही हुआ और ये पॉलिसी अब भी थोड़ी बहुत तफसीलात के फर्क के साथ हर सियासी जमात के मंशूर में शामिल होती है। ये अंटार्कटिका यानी कुतबे जनूबी है, जहां अनगिनत जमानों से बर्फ की हुकूमत है। इसके इंतहाई किनारे पर एक 100 किलोमीटर तवील पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में जिना अंटार्कटिक सेंटर कायम है। ये सेंटर 1990-91 में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत कायम किया गया था। पाकिस्तान आलमी तौर पर 37वां और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क था जो कुतबे जनूबी में साइंसी तहकीकात कर रहा था। ये तहकीकात दरअसल समंदरों और सतह समंदर में होने वाली अहम तब्दीलियों, बर्फ में छुपी जिंदगी और मुस्तकबिल की मुमकिना मौसमी तब्दीलियों जैसे मौज़ूआत पर की जाती थी। ये मंसूबा आज भी जारी है और इस मिशन में साइंसदानों को लाना और ले जाना पाक बहरिया के जिम्मे होता है। जिस वक्त अंटार्कटिका में ये अजीमुशान साइंसी मंसूबा मुकम्मल हो रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान की गलियों में इराकी स्कड मिसाइल गर्दिश कर रहे थे। ऐसा क्यों था? नवाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आए थे, आखिर क्यों तीसरे माह ही खारजा अमूर के एक मामले पर आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिगाड़ बैठे?
नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की चपलिश का क्या नतीजा निकला। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।